नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका उत्थान क्लासेस के YouTube चैनल में। मैं राजेश कुमार। आज से हम शुरू करने जा रहे हैं प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में, जो आपसे हमने प्रॉमिस किया था कि हम इतिहास की क्लासेस बहुत जल्दी स्टार्ट करेंगे। तो उन क्लासेस को आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्राचीन इतिहास के बारे में, यानी कि जो एंशिएंट हिस्ट्री है उसके बारे में हम अध्ययन करने की कोशिश करेंगे। तो जैसे कि आप जानते होंगे, जो इतिहास का अध्ययन है वो 3 भागों में बांट कर किया जाता है। जो हमारा देश है उसमें 3 भागों में बांट कर किया जाता है। प्राचीन इतिहास यानी कि एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री, यानी कि प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। तो जैसे भारत के परिप्रेक्ष्य में देखें तो भारत के परिप्रेक्ष्य में क्या हो जाएगा, प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे वो एंशिएंट से, यानी कि प्राचीन भारतीय इतिहास से करेंगे और धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए हम आधुनिक भारत की तरफ पहुंचेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जानने की कोशिश करेंगे कि इतिहास के सोर्स क्या है, यानी कि जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, इतिहास का अध्ययन कैसे किया जाता है, कैसे इतिहास की स्टडी की जाती है, इतिहास के बारे में पता कैसे चलता है। तो सबसे पहले हमारा टॉपिक आज का वही है कि इतिहास के स्रोत, यानी सोर्स ऑफ हिस्ट्री हैं क्या, यानी कि इतिहास के बारे में कैसे पता चला हमें। 1000 साल पहले की बात, 2000 साल पहले की बात, 5000 साल पहले की बात पता कैसे चल रही है हमें। तो कोई तो सोर्स रहा होगा, कोई तो उनका स्रोत रहा होगा जिससे हमें ये पता चला कि पहले ऐसे होता था, पहले ऐसे लोग रहते थे, लोगों का रहन सहन ये था, लोगों का खान पान ये था। वो कैसे पता चल रहा है हमें, तो कुछ सोर्स होंगे इतिहास के, यानी कि प्राचीन सोर्स होंगे, उनसे हमें पता लगाया और उसी से हमारा क्या लिखा गया है, इतिहास यानी कि हिस्ट्री लिखी गई है। तो जो इतिहास के स्रोत हैं, इतिहास के जो सोर्स हैं, हिस्ट्री के जो सोर्स हैं, उनको 3 भागों में डिवाइड किया जाता है। कौन कौन से होते हैं 3 भाग। पहला जो भाग होता है वो होता है पुरातात्विक, यानी कि पहले जो एविडेंस मिलते हैं हिस्ट्री के वो कैसे मिलते हैं, पुरातात्विक। और दूसरे जो सोर्स हैं वो क्या है, साहित्यिक, यानी कि लिटरेरी, साहित्यिक स्रोत हैं। और तीसरे, क्योंकि जो विदेशी यात्रियों के विवरण, यानी कि हमारे देश में जब राजा महाराजाओं का शासन था तो कुछ बाहर के लोग भी तो यहाँ पे यात्रा करने के लिए आते थे, कुछ विदेशी भी तो घूमने आते थे। तो उन्होंने हमारे भारत के बारे में क्या लिखा, क्या समझा, क्या देखा, तो उनकी जो किताबें, जैसे मैगस्थनीज आए थे चंद्रगुप्त मौर्य के समय, उनकी किताबें इंडिका। तो ऐसे ही अन्य यात्रियों के जो विवरण मिलते हैं विदेशी यात्रियों के, जैसे हर्षवर्धन के समय कौन आया था, हुएनसांग आया था। तो ऐसे ही चंद्रगुप्त द्वितीय के समय कौन आया था, हायान आया था। तो वो हम धीरे धीरे आगे देखेंगे उन्होंने क्या लिखा हमारे भारत के बारे में, उन्होंने उस समय क्या लिखा, कैसा लगा उन्हें। तो जैसे कि यहाँ के जो लोग थे वो लिख रहे थे, तो उनमें तो ऐसा भी माना जा सकता है कि वो राजा महाराजा की बड़ाई करने के लिए लिख रहे होंगे। लेकिन जो बाहर का लोग आ रहा है, बाहर के लोग आ रहे हैं, उनको तो वो तो न्यूट्रल होकर ही लिखेगा ना। तो वो हम इन चीज़ों में देखेंगे कि ये कितना रिलेवेंट है, कैसे माना जाता है, इन सब चीज़ों के बारे में धीरे धीरे हम आगे देखेंगे। तो 3 पार्ट में बांट कर देखते हैं इतिहास के सोर्स को, पुरातात्विक स्रोत और साहित्यिक स्रोत और विदेशी यात्रियों के विवरण। और इसको क्या कहा जाता है अंग्रेजी में, इसको कहते हैं आर्कियोलॉजिकल एविडेंस। आर्कियोलॉजिकल एविडेंस यानी कि पुरातात्विक साक्ष्य। पुरातात्विक क्या होते हैं, ऐसे साक्ष्य जो हमें ज़मीन की खुदाई करने पर या कहीं पर जैसे मिले हैं, और उनका अध्ययन कौन करता है, जो हमारा आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, पुरातात्विक विभाग है, वो इनका अध्ययन करता है। तो इसके अंतर्गत क्या आता है, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस के अंतर्गत क्या कहा आता है, एक तो इनके बारे में ये कहा जाता है कि ये सबसे ज़्यादा प्रामाणिक होते हैं, यानी कि मोस्ट रिलेवेंट हैं। वो कौन से हैं, पुरातात्विक स्रोत, क्योंकि इनमें तुम कुछ भी नहीं बदल सकते, क्योंकि ये मिले हैं जैसे वहाँ पे लिखे गए थे वो सब आज भी अवेलेबल है। यानी कि जैसे कोई अशोक का अभिलेख मिला है या कोई पत्थर पे कुछ लिखा हुआ मिला है, तो उस समय लिखा गया था, जिसमें किसी ने बदलाव नहीं किया है, और वो आज भी कैसा ही मिला है, ऐसा का ऐसा ही मिला है। लेकिन जो किताबें होती हैं, जो ग्रंथ होते हैं, उनमें समय के साथ क्या कर दिया जाता है, कुछ बदल भी दिया जाता है, कुछ चेंज भी कर दिया जाता है। लेकिन इनमें जो वहाँ पहले लिखा हुआ था, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता की जो मूर्तियाँ मिली है, तो वो जैसी वहाँ पे थी ऐसी तो यहाँ पे मिली हैं, क्या कुछ चेंज हो गया उनमें, नहीं। तो इनसे हमें क्या, इनके बारे में क्या कहा जाता है, ये सबसे ज़्यादा क्या है, प्रामाणिक हैं। यानी कैसे हैं, सबसे ज़्यादा प्रामाणिक, यानी कि सबसे ज़्यादा ट्रस्टी हैं, मोस्ट रिलेवेंट हैं। और इसके अंतर्गत क्या क्या आता है, जैसे अभिलेख हो गए, अभिलेख। दूसरे सिक्के, कुछ राजा महाराजाओं को सिक्के मिलते हैं, उस समय कैसे सिक्के चलते थे, जिन्हें कॉइन्स कहा जाता है। कुछ स्मारक हो गए, मोनूमेंट्स कहा जाता है जिनको। और कुछ भवन हो गए, जो भवन मिलते हैं,
और मूर्तियाँ भी हो गई, मूर्तियाँ प्राप्त होती हैं, और चित्रकला यानी कि उस समय की जो पेंटिंग है वो भी हमें मिलती हैं, जिनसे भी हम अध्ययन करने की कोशिश करते हैं। उनका अध्ययन करके कि किस समय की रही होंगी, क्या दिखाना चाहती हैं ये पेंटिंग, इन सब चीज़ों के बारे में हम धीरे धीरे देखेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो जो सबसे पहले हम देखेंगे अभिलेख, यानी कि अभिलेख होते क्या हैं, और अभिलेख किस में देख रहे हैं हम, पुरातात्विक साक्ष्यों में, यानी कि आर्कियोलॉजिकल जो एविडेंस है उनमें हम किसके बारे में देख रहे हैं, अभिलेखों के बारे में। तो अभिलेख किसे कहते हैं, सबसे पहले हम अभिलेख समझते हैं, यानी अभिलेख कहा किसे जाता है। तो अभिलेख ऐसा होता है जैसे कि मैंने किसी पत्थर पर लेकर छेनी हथौड़े से कुछ गुदवा दिया, तो वो कैसा बन जाएगा, पाषाण का अभिलेख बन जाएगा, यानी कि उस पत्थर का अभिलेख बन जाएगा, यानी कि उस पत्थर पर कुछ लिखवा दिया जाएगा। जैसे आपने देखा होगा जो कॉलेज में लड़के लड़कियां पढ़ने जाते हैं, जो लड़के होते हैं बदमाश टाइप के होते हैं, तो दीवारों पर क्या कर देते हैं, हर टाइप का बना देते, दिल टाइप का बना देते, तो वो भी क्या हो गया, एक अभिलेख ही हो गया। अगर 100-200 साल तक वो जीवित रहता है वो वहाँ पे लिखा हुआ, तो वो भी क्या पढ़ा जाएगा, अभिलेख के रूप में। और वो किस पे लिखा गया है, पत्थर पर ही लिखा गया है, दीवार पर ही लिखा गया है, तो वो भी एक अभिलेख हो गया। और पाषाण शिलाओं, यानी कि जो पत्थर की शिलाएँ हैं, पत्थर के जो चीज़ें हैं उन पर जो लिखेगा उन्हें क्या कहा जाता है, अभिलेख। और जो पत्थर के खम्भे होते हैं, पत्थर के खम्भों पर भी लिखे जाते हैं, जिन्हें पिलर इंस्क्रिप्शन कहा जाता है। तो पत्थर के खम्भों यानी कि किसी पर भी लिखा जाए, पत्थर पर, कुछ तांबे के पत्थर मिलते हैं उन पर भी लिखा हुआ है, गोद कर लिखा हुआ है, या छेनी हथौड़े से लिखा गया है, तो ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, अभिलेख, इंस्क्रिप्शन अंग्रेजी में बोला जाता है इनको, इंस्क्रिप्शन। और ये सबसे महत्वपूर्ण माने जाते हैं। और पत्थर पर लिखे गए हों, या तांबे के पत्थरों पर लिखे गए हों, या स्तंभों यानी खम्भों पर, पिलर पर लिखे गए हों, वो सब किसके अंतर्गत आएंगे, अभिलेख के अंतर्गत आएंगे। और सबसे पुराना जो अभिलेख मिलता है उस समय का हमारे पास जो इंस्क्रिप्शन है, ओल्ड इंस्क्रिप्शन है, वो है मध्य एशिया यानी कि सेंट्रल एशिया, जो आज के समय अफगानिस्तान वाला क्षेत्र है, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान और ईरान से ऊपर इराक, पाकिस्तान, ये सभी जो किस्में आते हैं, ये जैसे किर्गिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, अफगानिस्तान है, ये सभी देश किस में आते हैं, टर्की है, ये किस में आ रहे हैं, मध्य एशिया में आ रहे हैं। तो वहाँ पर मिलता है हमें मध्य एशिया बोगज कोई नाम से, यानी कि सबसे पुराना अभिलेख कौन सा मिलता है, बोगज कोई नाम से, कहाँ पर, मध्य एशिया में। और ये कब का माना जाता है, 1400 ईस्वी पूर्व का माना जाता है, यानी कि 1400 BC, यानी कि 1400 ईस्वी पूर्व, यानी कि आज से लगभग 2500 साल पहले का। और इस पर क्या विवरण मिलता है हमें, यहाँ पर जो हमारे वैदिक ग्रंथों के जो देवता थे, इंद्र हो गया, वरुण हो गया, मित्र हो गया, नासत्य हो गया, उन देवताओं के बारे में भी जिक्र मिलता है, यानी कि उनके जो देवता थे उनमें भी, उनके बारे में जिक्र मिलता है। और हमारे जो भारत के देवता थे उनमें भी जिक्र मिलता है, उनका भी जिक्र मिलता है, क्योंकि आगे हम देखेंगे कि वैदिक काल कब तक रहा, उत्तर वैदिक काल कब तक रहा, तो उन सब चीज़ों से भी इसका कनेक्शन होता है। तो उनके जब ये मिल रहा है तो ये क्या दिखाएगा हमें, वैदिक काल की सभ्यता के बारे में दिखाएगा कि वैदिक काल के लोग किसकी पूजा करते थे, वैदिक काल के लोग किसको महत्व देते थे। तो वो सब चीज़ें हमें कहाँ से पता चलती हैं, बोगज कोई अभिलेख से। और यह 1400 ईस्वी पूर्व का माना जाता है, और कहाँ पर है, मध्य एशिया से हमें ये प्राप्त हुआ है। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि हमारा जो इतिहास पढ़ने का तरीका है वो थोड़ा डिफरेंट रहेगा, और हम ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करेंगे फैक्ट्स पर, क्योंकि इतिहास क्या है, इतिहास ज़्यादातर तथ्यों पर टिका हुआ है। क्योंकि इतिहास में सोचने समझने के लिए लॉजिक या कॉन्सेप्ट के कोई फैक्ट तो है नहीं कि क्या डिस्कवरी हुई थी, तो वो लिखा हुआ है वहाँ पे, उनको हम पढ़ते हैं। और एग्जामिनर भी ऐसे ही पेपर सेट करता है फैक्ट पूछ कर, क्योंकि साइंस तो है नहीं या मैथ तो है नहीं, क्या लॉजिक होगा, कैसे सॉल्व होगा, सीधा सीधा लिखा हुआ है, उन्हीं को पढ़ना होता है और ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हमारा जो फोकस रहेगा वो ज़्यादातर फैक्ट्स पर रहेगा, तथ्यों पर पूरा फोकस रहेगा। और हम पूरी कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा तथ्यों को याद करने की, ज़्यादा से ज़्यादा तथ्यों को देखने की, क्योंकि एग्जाम में क्या काम आएंगे, जो हमारे फैक्ट्स हैं, जो हमने पढ़े हैं, जो हमने रिकॉल किए हैं, जो हमने रिवाइज किए हैं, जो हमने याद किए हैं, वही तथ्य हमारे काम आएंगे एग्जाम में। क्योंकि हिस्ट्री में क्या पूछा जाता है, तथ्य, यानी क्या लिखा हुआ है, उन सब चीज़ों पर ज़्यादा फोकस किया जाता है। तो मध्य एशिया सबसे पुराना अभिलेख कौन सा है, मध्य एशिया का बोगज कोई अभिलेख 1420 साल, 1420 यानी कि 1400 ईस्वी पूर्व पुराना है। अब भारत में सबसे प्राचीन अभिलेख कब मिलते हैं, ये तो मध्य एशिया का हो गया, यानी कि सेंट्रल एशिया जो भारत से बाहर का हो गया। अब भारत में सबसे प्राचीन अभिलेख कब से प्राप्त होते हैं, तो जो अशोक मौर्य वंश का जो राजा था अशोक, उसके समय से 300 ईस्वी पूर्व के अभिलेख प्राप्त होते हैं। तो अशोक के समय से
यानी कि अशोक का शासन कब चल रहा था, 300 ईस्वी पूर्व के समय चल रहा था। तो वहाँ से जो अभिलेख मिलते हैं वो भारत में सबसे पुराने अभिलेख माने जाते हैं। जैसे उनके कुछ नाम भी हैं यहाँ पर, जैसे मास्की का अभिलेख है, गुर्जरा का अभिलेख है, उदगोलम का अभिलेख है, निट्टूर का अभिलेख है। ये ऐसे अभिलेख हैं जिनसे हमें अशोक के नाम का पता चलता है, यानी कि अशोक के रियल नाम का पता चलता है। और ये दिखाते हैं कि अशोक उस समय जब राजा था किस नाम से अपने आप को प्रदर्शित करवाता था। तो कैसे, जैसे आज के समय भारत के जो राजा होते हैं भारत के, तो उनको क्या कहा जाता है, प्रधानमंत्री कहा जाता है। तो ऐसे अशोक का नाम इन अभिलेखों में मिलता है। मास्की का अभिलेख हो गया, गुर्जरा का अभिलेख हो गया। सबसे इंपॉर्टेंट है मास्की और गुर्जरा, जिनको हम रिवाइज भी करते रहेंगे, रिकॉल भी करते रहेंगे। और उदगोलम और निट्टूर। और यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है, अशोक के रियल नेम का पता चल रहा है। तो अशोक क्या कहलवाता था जनता से अपने आप को, देवनाम प्रियदर्शी, देवनाम प्रियदर्शी, यानी कि क्या है, देवताओं का प्रिय है कौन, अशोक, देवनाम प्रियदर्शी। तो वो सब चीज़ें भी हम आगे देखेंगे। तो भारत में सबसे प्राचीन अभिलेख कौन सा है, कब से मिलते हैं, अशोक के समय से मिलते हैं। जैसे मास्की हो गया, गुर्जरा हो गया, उदगोलम हो गया, निट्टूर हो गया। और सबसे पुराना अभिलेख कौन सा माना जाता है, मध्य एशिया का 1400 ईस्वी पूर्व का बोगजकोई अभिलेख। और अभिलेख सबसे महत्वपूर्ण माने जाते हैं क्योंकि इनसे मिलने वाली जानकारी है वो बहुत प्रमाणिक मानी जाती है। जैसे पाषाण, ताम्रपत्र, इन सभी पर जो लिखे गए हैं लेख वो क्या कहलाते हैं, अभिलेख कहलाते हैं। वो सब चीज़ें हमने यहाँ पे देखी। तो अशोक के जो ज़्यादातर अभिलेख हैं वो किस में मिलते हैं, ब्राह्मी लिपि में मिलते हैं। और कुछ अभिलेख ऐसे हैं जो कहाँ पर मिलते हैं, जो उत्तरी भारत और उत्तर पश्चिम भारत में वो मिलते हैं। वो कहाँ पर मिलते हैं, वो किस लिपि में मिलते हैं, खरोष्ठी लिपि में। कहाँ पर मिलते हैं, उत्तरी और उत्तर पश्चिम भारत में जो मिलते हैं। अफगानिस्तान वाला क्षेत्र है, पाकिस्तान वाला क्षेत्र है, जो वहाँ का क्षेत्र था, वहाँ पर कैसे, कौन सी लिपि में मिलते हैं, खरोष्ठी लिपि। अब लिपि क्या होता है, लिपि यानी कि जिसमें किसी भाषा को लिखा जाता है। जैसे आज के समय हम कैसे लिखते हैं, दाएं से दाएं, यानी कि आज के समय जैसे ये है, मैंने ये ऐसे कैसे लिखा, बाएं से बाएं हाथ से स्टार्ट किया और कहाँ तक लेके गया, मैं दाएं तक लेके गया। तो ये हमारी कौन सी लिपि है, देवनागरी लिपि। यानी कि जो हमारे देश में ब्राह्मी लिपि चलती थी उसी ब्राह्मी लिपि में विकसित होते होते अब उसका नाम क्या हो गया, देवनागरी लिपि। तो ये बताया गया है। तो लिपि किसे कहा जाता है, जिसमें किसी भाषा को लिखा जाता है, यानी कि उस भाषा को लिखा किस में जा रहा है, कैसे लिखा जा रहा है, तो वो क्या कहलाता है, लिपि। तो आज के समय हमारे देश में कौन सी लिपि है, देवनागरी लिपि। और हिंदी हमारी भाषा है, जैसे जो देवनागरी लिपि में ही लिखा गया है। और जो ब्राह्मी लिपि थी वो विकसित होते होते क्या हो गई, देवनागरी लिपि। तो ज़्यादातर जो अशोक के अभिलेख हैं वो किस भाषा में प्राप्त होते हैं, ब्राह्मी लिपि में प्राप्त होते हैं। लेकिन उत्तरी भारत या उत्तर पश्चिम भारत का जो क्षेत्र है उसके जो अभिलेख हैं वो कौन सी लिपि में प्राप्त होते हैं, खरोष्ठी लिपि। और खरोष्ठी लिपि कैसे लिखी जाती थी, दाएं से बाएं, दाएं से यानी कि मैं इधर से स्टार्ट करूं और ऐसे ऐसे जाऊं, दाएं से बाएं, यानी कि दाएं हाथ से शुरू करके बाएं हाथ की तरफ आना। तो खरोष्ठी लिपि कैसे लिखी जाती थी, फारसी लिपि के समान दाएं से बाएं। जैसे आपने देखा होगा उर्दू भाषा कैसे लिखी जाती है, दाएं से बाएं। अब जो लघमान एवं सरेकुना, दो जगह पे जो अभिलेख मिले हैं, लघमान एवं सरेकुना, ये अभिलेख यूनानी भाषा और आरमेक यूनानी लिपि और आरमेक लिपियों में मिले हैं। कौन कौन से, लघमान एवं सरेकुना, ये यूनानी और आरमेक लिपियों में प्राप्त हुए हैं। अब देखते हैं उस समय की भाषा क्या थी, यानी कि जो अभिलेख लिखे जा रहे थे उनमें किस भाषा का प्रयोग होता था। क्योंकि लिपि के बारे में तो हमने देख लिया, जो ज़्यादातर अभिलेख थे ब्राह्मी लिपि में लिखे जा रहे थे, लेकिन कुछ अभिलेख ऐसे थे जो खरोष्ठी लिपि में लिखे जा रहे थे। और लघमान एवं सरेकुना से यूनानी और आरमेक लिपियों के अभिलेख भी प्राप्त हुए हैं। तो इस तरह अशोक के समय कितनी प्रकार की लिपि यूज की जा रही थी, 4 प्रकार की। कौन कौन सी, ब्राह्मी लिपि, खरोष्ठी लिपि, यूनानी लिपि और आरमेक लिपि। और सबसे ज़्यादा कौन सी लिपि यूज की जा रही थी, ब्राह्मी लिपि। तो अब देखते हैं भाषा कौन सी यूज की जा रही थी, क्योंकि भाषा अलग होती है और लिपि यानी कि लिखने का तरीका, और जिसमें हम पढ़ते हैं जिसमें चीज़ों को समझते हैं वो क्या होती है, हमारी भाषा। तो जो गुप्त काल से पूर्व का समय है
गुप्त काल से पूर्व जितने भी राजवंश हुए, जैसे मौर्य वंश हो गया, कुषाण वंश हो गया, या जो भी राजवंश आ रहे थे भारत में जिनका भी शासक हो गए, वो सब किसमें, उनके जो अभिलेख मिलते हैं वो किसमें लिखे गए थे? प्राकृत भाषा में। तो यानी कि उन अभिलेखों में कौन सी भाषा यूज की जा रही थी? प्राकृत भाषा। जो बुद्ध के समय की भाषा थी, प्राकृत भाषा, उसका यूज किया जा रहा था। सॉरी, जो जैन धर्म की भाषा थी वो कौन सी थी? प्राकृत भाषा थी। तो उसके समय इसका यूज किया जा रहा था। तो गुप्त काल से पूर्व के जितने भी अभिलेख मिलते हैं उसमें उसकी भाषा क्या मिलती है? ज़्यादातर प्राकृत भाषा। और गुप्त काल या गुप्त काल के बाद के जो अभिलेख हमें प्राप्त हुए हैं उनमें किस भाषा का प्रचलन बढ़ गया है? संस्कृत भाषा का प्रचलन बढ़ गया है। या तो गुप्त काल और गुप्त काल के बाद के जो अभिलेख मिले हैं हमें वो किस भाषा के मिले हैं? संस्कृत भाषा। और गुप्त काल से पूर्व के जो अभिलेख मिल रहे हैं वो किस भाषा में मिल रहे हैं? प्राकृत भाषा में। और गुप्तोत्तर काल के बाद संस्कृत भाषा का यूज किया गया है। लिपि कौन सी थी? ब्राह्मी लिपि, जो बाद में विकसित होते होते क्या हो गई? देवनागरी लिपि। अब कुछ विदेशी जो अभिलेख हैं, यानी कि जैसे आधिकारिक अभिलेख नहीं कहेंगे, जैसे हेलियोडोरस नाम का एक यूनानी राजदूत था, उसका एक बेसनगर विदिशा का अभिलेख मिलता है। बेसनगर यानी कि पहले नाम था एमपी में, और जो अब क्या नाम हो गया उसका? विदिशा। वहाँ से गरुड़ स्तंभ मिलता है, और वहाँ से हमें भागवत धर्म के बारे में जो सबसे पहला अभिलेख माना जाता है भागवत धर्म का 200 BC पूर्व का, वो यहीं से प्राप्त होता है, विदिशा से। विदिशा जो बेसनगर नाम था उसका, और किसके वहाँ पे सिग्नेचर मिलते हैं? किसके द्वारा लिखवाया गया था? वो हेलियोडोरस। और वहाँ पे उसके द्वारा एक गरुड़ स्तंभ पर लिखवाया गया था, और जिस पर क्या पता चलता है हमें? भागवत धर्म के साक्ष्यों के बारे में पता चलता है। और ये कब का है? 200 BC पूर्व का है, यानी कि 200 ईस्वी पूर्व का है। और ऐसे ही एमपी की एक जगह है एरड़, और एरड़ से एक बराह प्रतिमा, जो बराह भगवान थे उनकी एक प्रतिमा प्राप्त होती है, और जिसमें हुड राज जो हुड थे, हुड जो जिन्होंने भारत पर आक्रमण किया था, हुड राज तोरण मल के, यानी कि उनका तोरमान यानी कि तोरणमल था उनका जो शासक, उसके बारे में पता चलता है हमें। तो पूछा जाता है कि हुड राज का जो शासक था तोरमान, उसका साक्ष्य हमें किस अभिलेख से प्राप्त होता है? तो एरड़ का एक अभिलेख है, और जो किस पर मिलता है? बराह प्रतिमा पर मिलता है। और एरड़ कहाँ पर है? एमपी। एरड़ कहाँ का स्थान है? मध्य प्रदेश का स्थान है। और ऐसे ही जो मैसूर है, जिसके आज के समय इसका नाम क्या कर दिया है? कर्नाटक। तो कर्नाटक से हमें सबसे ज़्यादा अभिलेख प्राप्त हुए हैं, यानी कि सबसे ज़्यादा अभिलेख किस राज्य से प्राप्त होते हैं? कहाँ से प्राप्त होते हैं? मैसूर से। तो मैसूर से हमें सबसे ज़्यादा अभिलेख प्राप्त होते हैं। ऐसे ही पारसियोपोलिस और बेहिस्तून नाम के दो अभिलेख प्राप्त हुए हैं, जो हमें क्या बताते हैं? ईरानी शासक दारा सिंह के बारे में। दारा सिंह, और क्या बताया गया उनमें? सिंधु घाटी पर उसने क्या कर लिया था? अधिकार कर लिया था। तो कौन से? पारसियोपोलिस और बेहिस्तून नाम के दो अभिलेख किसके बारे में बता रहे हैं? ईरानी शासक दारा के बारे में बता रहे हैं। और जिसने क्या कर लिया था? सिंधु घाटी पर अधिकार कर लिया था, यानी कि जो गुजरात के पास हमारा जो पाकिस्तान का प्रांत है उसे क्या कहा जाता है? सिंधु प्रांत। तो वहीं पे क्या है? सिंधु घाटी। तो पारसियोपोलिस और बेहिस्तून ईरानी शासक दारा सिंधु घाटी पर अधिकार के बारे में बताते हैं। और अशोक के जो अभिलेख हैं उन्हें सबसे पहले किसने पढ़ा था, यानी किसको सबसे पहले पढ़ने में सफलता प्राप्त हुई? 1837 में जेम्स प्रिंसेप नाम का एक अंग्रेज था, जिसने अशोक के अभिलेखों को पहली बार डिकोड किया था, यानी कि पहली बार पढ़ा था। क्या नाम था उसका? जेम्स प्रिंसेप। कब पढ़ा था? 1837 में पहली बार पढ़ने में उसे सफलता प्राप्त हुई थी। अब देखते हैं हमें सिक्कों से क्या जानकारी मिलती है, यानी कि सिक्कों के अध्ययन से हमें क्या पता चलता है। क्योंकि जैसे अभिलेखों ने भूमिका निभाई थी इतिहास का अध्ययन करने में, ऐसे ही सिक्कों ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो सबसे पहले देखेंगे सिक्कों का जो अध्ययन है वो क्या कहा जाता है। तो सिक्कों का अध्ययन क्या कहा जाता है? एपिग्राफी। और हिंदी में क्या कहते हैं? मुद्रा शास्त्र हिंदी में कहा जाता है। और अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? एपिग्राफी। तो सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है? एपिग्राफी, यानी कि जो पुराने सिक्के होते हैं उनको पढ़ना, उन पर क्या लिखा हुआ है डिकोड करना, तो ये क्या कहलाता है? सब एपिग्राफी कहलाता है। और इसी को क्या कहते हैं हिंदी में? मुद्रा शास्त्र। तो जो हमें पुराने सिक्के मिलते हैं, जो एंशियंट कॉइन्स मिलते हैं पुराने, वो ज़्यादातर
किस धातु के मिले बनते हैं? या तो सोने के मिलते हैं, या चांदी के मिलते हैं, या तांबे के मिलते हैं, या सीसा के मिलते हैं। इस प्रकार के कॉइन्स यानी कि जो सिक्के हमें प्राप्त होते हैं सोना, चांदी, तांबा, सीसा आदि धातुओं के। और जो पकी हुई मिट्टी यानी कि जो मिट्टी पकाई गई थी और सिक्कों के सांचे वो आरंभिक 3 सदियों के माने जाते हैं, यानी कि जो तीसरी सदी थी 320 ईस्वी पूर्व के माने जाते हैं। और जिसमें ये बताया जाता है कि सबसे ज़्यादा सांचे कहाँ से मिलते हैं हमें सिक्कों के, पकाई हुई मिट्टी के, कुषाण काल के। तो कुषाण काल के सबसे ज़्यादा सांचे मिलते हैं पकाई हुई मिट्टी के सिक्कों के सांचे। जैसे आज ईंट पाथने का जो सांचा होता है आपने देखा होगा, जो भट्टे होते हैं जहाँ पर ईंट बनकर तैयार होती है घर बनाने के लिए, तो वहाँ पर उन ईंटों को बनाने के लिए एक सांचा होता है। तो ऐसे सिक्कों को बनाने के लिए भी एक सांचा होता था। तो ये सिक्कों के सांचे पकाई हुई मिट्टी के कब से मिलने प्रारंभ होते हैं? 300 BC यानी कि 300 ईस्वी पूर्व के समय से। और कुषाण काल के समय ये ज़्यादा प्राप्त होते हैं। अब देखते हैं जो प्रारंभिक सिक्के हैं, जो प्रारंभिक सिक्के थे उन पर केवल चिन्ह मिलते हैं, जैसे पेड़ का चिन्ह मिल गया या खाली हाथी का चिन्ह मिल गया, ऐसे कुछ चिन्ह मिलते हैं। लेकिन जो बाद के सिक्के थे, जैसे समय गुजरता गया, मौर्योत्तर काल, गुप्त काल आ गया, तो वहाँ पर राजाओं के, देवताओं के नाम, राजाओं के देवताओं के नाम और तिथियों के बारे में ही पता चलता है। यानी कि सिक्कों पे क्या हो रहा है? अब उत्कीर्णन बढ़ रहा है, यानी कि सिक्कों पर अब डिजाइन है वो बढ़ रही है, बदल रही है। जो पहले सिक्के मिल रहे हैं उन पर केवल चिन्ह मिल रहे हैं सरल सरल से, लेकिन बाद के जो सिक्के हैं उन पर राजाओं के नाम, देवताओं के नाम तथा तिथियों के नाम भी पता चलते हैं। तो जो बाद के सिक्के हैं उन पर क्या पता चल रहा है हमें? राजाओं के नाम, देवताओं के नाम तथा तिथियों के नाम भी देखने को मिल रहे हैं। तो सबसे पहले जो सिक्के थे वो कौन से थे? जिनको क्या कहा जाता था? आहत या पंचमार्क कॉइन्स, आहत या पंचमार्क सिक्के। और आहत क्यों कहा जाता था? कि ये ठप्पा मारकर बनाए जाते थे, ऐसे ठप्पा मारा और ये सिक्के बन गए। और ये सबसे पहला जो सिक्का मिलता है सबसे प्राचीनतम, उसका समय बताया जाता है 500 BC यानी कि 500 ईस्वी पूर्व के समय का जो सिक्का है उनको क्या कहा जाता था? आहत या पंचमार्क सिक्के। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है कि जो सबसे पुराना सिक्का है उनको क्या कहा जाता था? आहत सिक्के या पंचमार्क सिक्के। और ये कौन से समय का है? 500 BC यानी कि 500 ईस्वी पूर्व का है। और ये कैसे बनाए जाते थे? आहत क्यों कहा जा रहा है इनको? क्यों ठप्पा मारकर ये बनाए जाते थे। और सबसे ज़्यादा कहाँ पर मिले हैं इस प्रकार के सिक्के? पूर्वी यूपी यानी कि जो बिहार वाला क्षेत्र है, और मगध जो साम्राज्य था वहाँ पर, बिहार, पूर्वी यूपी, इनको मिलाकर बना था मगध साम्राज्य। तो वो वाला क्षेत्र है, वहाँ पर ये आहत या पंचमार्क सिक्के प्राप्त होते हैं, जिनको सबसे प्राचीनतम सिक्का माना जाता है। और समय क्या है इनका? 500 BC यानी कि 500 ईस्वी पूर्व के पहले का समय है। और जो सबसे पहले जो सिक्के हैं, आरंभिक जो सिक्के हैं, वो ज़्यादातर कौन सी धातु के मिलते हैं? चांदी के। और तांबे की धातु थी उसके सिक्के हमें कम मिलते हैं। तो चांदी के सिक्के सबसे पहले, वो चांदी ज़्यादातर किसके मिलते हैं? चांदी के। तांबे के सबसे कम मिलते हैं। और उन सिक्कों पर क्या मिलता है हमें? पेड़ के निशान है, मछली के निशान है, सांड के, हाथी के आदि पशुओं के निशान मिलते हैं। और सर्वाधिक सिक्के हैं वो कब छापे गए थे, कौन किए गए थे, कब डाले गए थे? वो थे मौर्योत्तर काल, यानी कि मौर्यों के बाद जो काल आया है, मौर्यों के बाद जो समय आया है, उस समय सबसे ज़्यादा सिक्के, क्योंकि कुषाण, शक ये सब आए थे उसी समय आए थे, इंडो ग्रीक ये सब उसी समय आए थे। तो मौर्योत्तर काल में सबसे ज़्यादा सिक्के क्या किए गए? ढाले गए। सबसे ज़्यादा सिक्के मेल्ट किए गए कब? मौर्योत्तर काल में। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा सिक्के कौन से समय मिलते हैं? तो ऑप्शन आता है मौर्य काल में, मौर्योत्तर काल में, गुप्त काल में, गुप्तोत्तर काल में। तो सबसे ज़्यादा सिक्के मौर्योत्तर काल से हमें, मौर्योत्तर काल के बाद प्राप्त होते हैं। सोने, चांदी, तांबा, जैसा कि मैंने बताया था, सोने, चांदी, तांबा आदि के सिक्के भी, सीसा, वो सब सिक्के वहाँ से प्राप्त हो रहे हैं। और जो ये क्वेश्चन पूछा जाता है सबसे ज़्यादा शीशे के सिक्के हैं वो किसके समय जारी किए गए? सातवाहनों के समय। तो आप स और सा से याद रख सकते हैं, सीसा और सातवाहन। तो जो लेड के सिक्के थे यानी कि 7 शीशे के सिक्के थे वो किसके समय जारी किए गए थे? सातवाहनों के समय। और गुप्त शासकों के समय जो सिक्के जारी किए गए थे उनके वो किस धातु के बने हुए थे? ज़्यादातर सोने के। तो सोने के सिक्के ज़्यादातर कौन से शासकों के समय मिलते हैं? गुप्त शासकों के समय। तो सबसे ज़्यादा जो शीशे के सिक्के हैं वो किसके समय मिल रहे हैं? सातवाहन शासकों के समय। और सबसे ज़्यादा जो सोने के सिक्के मिल रहे हैं वो गुप्त शासकों के समय मिल रहे हैं। और सबसे पहले जो सोने के सिक्के जारी किए गए थे वो किसके द्वारा जारी किए गए थे? इंडो ग्रीक यानी कि हिंद यवन जो लोग थे उनके समय सबसे पहले सोने के सिक्के जारी किए गए थे। अब हम देखेंगे
जो मूर्तियां हैं, मूर्तियों से क्या जानकारियाँ प्राप्त होती है, यानी कुछ मूर्तियां मिली होंगी, जैसे जैसे अभिलेख मिले हैं, सिक्के मिले हैं, ऐसे ही मूर्तियों से हमें बहुत कुछ जानने को मिलता है। तो मूर्तियां हमें क्या जानकारी देती है, उनके बारे में देखेंगे। तो मूर्तियों से हमें क्या जानकारी मिलती है, जो आरंभिक मूर्तियाँ थी, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता की थी आदि जैसी मूर्तियाँ मिली हैं, जैसे थानोस की जो मूर्ति मिली है, ऐसे ही नाचती हुई जो नर्तकियाँ उसकी मूर्तियाँ मिली हैं। तो उनसे भी हमें बहुत कुछ जानकारी मिलती है। लेकिन बाद में जो कुषाण काल चल रहा था, यानी कि 300 ईस्वी के बाद का जो समय है, 300 BC के जो बाद का समय है, वहाँ पर मूर्तियाँ कुछ ज़्यादा बनने लग गई थी। और वो क्या प्रदर्शित कर रही थी, धार्मिक भावनाएँ, यानी कि जो रिलीजियस फीलिंग्स थी, क्योंकि उस समय उनका प्रसार हो रहा था। भगवान विष्णु, भगवान कृष्ण, इस तरह के देवताओं की जो मूर्तियाँ हैं, जो उनका प्रचलन बढ़ गया था, तो उनको प्रदर्शित करने के लिए क्या हो रहा था, मूर्तियाँ बननी शुरू हो गई थी। और ये मूर्तियाँ दो तरह से बनती थी, गांधार कला और मथुरा कला। तो जो हमारी मथुरा कला थी वो कैसी थी, देसी कला थी, और जो गांधार कला थी वो कैसी थी, विदेशी कला थी। तो जो अगर देखा जाए तो इस समय जो कुषाण काल था, उस समय से मूर्तियों की संख्या क्या हो गई, ज़्यादा मूर्तियाँ बनने लगी, क्योंकि धार्मिक जो भावनाएं थी, जो रिलीजियस फीलिंग्स थी भगवान कृष्ण, भगवान विष्णु को लेकर, वो क्या होने लगी, धीरे धीरे बढ़ने लगी। इसलिए मूर्तियों का प्रसार कैसा हो गया, अब बढ़ने लगा। जैसे भरहुत है, बोध गया है, अमरावती है, वहाँ से जो मूर्तियाँ मिलती हैं वो क्या दिखा रही है, जन सामान्य के जीवन के बारे में दिखा रही हैं। तो ये क्वेश्चन ही पूछा जाता है कि क्या ऐसी मूर्तियाँ भी थी जो जन सामान्य की फीलिंग्स, जन सामान्य की समस्याएं, जन सामान्य की भावनाओं को दिखा रही थी। तो हाँ, अमरावती से जो मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं, बोध गया से जो प्राप्त हुई हैं, भरहुत से जो प्राप्त हुई हैं, वो मूर्तियाँ क्या दिखा रही हैं, जन सामान्य की भावनाओं को। लेकिन कुषाण काल के समय जो मूर्तियाँ बन रही थी, उस समय जो गुप्तोत्तर काल या गुप्त काल में जो मूर्तियाँ मिलती हैं, वो ज़्यादातर किसके लिए बेस्ड हो गई मूर्ति, भगवान के लिए, भगवानों को दिखाने के लिए, देवताओं को दिखाने के लिए मूर्तियाँ बनने लगी थी। फिर आते हैं स्मारक और भवन, यानी कि जो स्मारक थे, जो मॉन्यूमेंट्स थे, और जो बिल्डिंग्स थी, जो भवन थे, जो महल थे, उनसे हमें क्या जानकारी मिलती है। तो जो महल थे और जो मंदिर थे, वो वास्तुकला के बारे में जानकारी देते हैं, यानी कि उस समय की जो वास्तुकला थी वो कैसी थी। तो जो महल बनाए गए थे, कुछ मंदिर बनाए गए थे, तो उनसे बारे में पता चलता है। जैसे उस समय क्या प्रचलित थी, नागर, द्रविड़ और बेसर, 3 तरह की शैली प्रचलित थी मंदिरों का निर्माण करने के लिए। तो नागर मंदिर, यानी कि उत्तर भारत में जो मंदिरों का निर्माण होता था वो कैसे होता, कौन सी शैली में होता था, नागर शैली में। और दक्षिण भारत के जो मंदिर थे वो कैसी शैली में बने हुए थे, द्रविड़ शैली में। अगर हमने जैसे हम आगे कभी इसमें जब आर्ट एंड कल्चर पढ़ेंगे, कला और संस्कृति पढ़ेंगे, तो इन जो टेक्निक है, जो शैली है, स्टाइल है, उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो नागर शैली आप इतना याद रख लीजिए, नागर शैली में उत्तर भारत के मंदिर बनाए जाते थे, और द्रविड़ शैली में दक्षिण भारत के मंदिरों का निर्माण किया जाता था। और जो बेसर शैली थी, वहाँ पे क्या होता था, कुछ इनपुट उत्तर भारत के और कुछ इनपुट दक्षिण भारत के, यानी कुछ इनपुट नागर शैली के और कुछ इनपुट द्रविड़ शैली के वहाँ पर मिलते हैं। तो नागर, द्रविड़ और बेसर शैली का भी विकास वहाँ से होने लग गया था। फिर आते चित्रकला, यानी जो पेंटिंग्स थी वो क्या बताती है हमें। तो जैसे पेंटिंग अजंता, एलोरा, भीमबेटका की गुफाओं में भी कुछ पेंटिंग मिलती हैं। तो वहाँ से हमें क्या मिलता है, प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में भी जानकारी मिलती है। यानी पेंटिंग में इंसान वही तो दिखाता है, यानी कि जब चित्र बनाता है तो कुछ अपनी अच्छी भावनाओं के बारे में दिखाता है, अपनी समस्याओं के बारे में दिखाता है। तो ऐसे ही उन पेंटिंग्स में भी हमें बहुत कुछ पता चलता है। जैसे अजंता में कुछ ऐसी पेंटिंग मिली है जिन्हें मानवीय, यानी कि ह्यूमन की फीलिंग्स हैं, मानव की जो फीलिंग्स हैं, भावनाएं, उनको दिखाने की कोशिश की गई है। जैसे माता और शिशु का चित्र दिखाया गया है, यानी कि माँ और उसके बेटे का चित्र दिखाया गया है। और एक राजकुमारी है जो कैसी है, मरने वाली है, यानी कि मरणासन राजकुमारी का भी एक पेंटिंग मिलती है, जो किस समय की मानी जाती है, गुप्त काल की मानी जाती है। और कहाँ पर, अजंता की गुफाओं में मिली हैं। तो पेंटिंग भी बहुत कुछ बता रही है, वहाँ की भावनाओं को समझने के लिए भी कारगर साबित होती है पेंटिंग। फिर आते हैं कुछ अवशेष मिलते हैं, यानी रिमेन्स, यानी पहले थे और अब क्या हो गया, वो खाली टूटे फूटे या ऐसे अवशेषों के रूप में रह गए हैं। जैसे हड़प्पा और जो मोहनजोदड़ो संस्कृति थी, वहाँ के बहुत सारे अवशेष मिलते हैं हमें। जैसे मोहरें मिलती हैं, तो मोहरें से हमें क्या पता चलता है, वहाँ के धार्मिक जीवन के बारे में पता चलता है, धार्मिक आस्थाओं के बारे में पता चलता है कि जो धर्म को लेकर उनकी क्या आस्थाएं थी। और जो ताबीज़ मिलते हैं, ताबीज़ से भी ये पता चलता है कि वहाँ पर जादू टोने के बारे में, भूत और उनके बारे में कुछ ऐसा कुछ प्रचलन रहा होगा। और मोहरों से तो हमें पता चलता है व्यापार के बारे में पता चलता है,
जैसे बसाड़ नामक एक जगह है, वहाँ से कुछ मिट्टी की मोहरें प्राप्त हुई हैं, जिनसे क्या पता चलता है, व्यवसाय के बारे में पता चलता है। यानी कि उस समय जो व्यापार है, जो व्यवसाय है, वो कैसे होता था, वो बसाड़ से एक मोहर प्राप्त हुई है, तो उससे हमें ये जानकारी मिलती है। तो आज के वीडियो में हमने देखा जो हमारे इतिहास है उसको तीन इतिहास के सोर्स हैं उनको 3 तरह से पढ़ा जाता है, यानी कि उनको अध्ययन के लिए 3 भागों में डिवाइड किया जाता है। यानी कि जो उनके अध्ययन के लिए स्रोत प्राप्त होते हैं, सोर्स प्राप्त होते हैं, उनको 3 पार्ट में बांटा जाता है। पुरातात्विक स्रोत और साहित्यिक स्रोत और जो हमारे विदेशी विवरणों से प्राप्त हुए हैं वो वाले सोर्स। तो आज हमारा जो फोकस था वो किस पर था, पुरातात्विक सोर्स, यानी कि जो आर्कियोलॉजिकल जो फैक्ट्स थे, आर्कियोलॉजिकल जो एविडेंस थे, उनके बारे में हमने देखा, जिसमें हमने अभिलेख देखे, जिसमें हमने सिक्के देखे, जिसमें हमने मूर्तिकला देखी, जिसमें हमने चित्रकला देखी, जिसमें हमने स्मारक देखे, जिसमें हमने अवशेष देखे, उन सभी चीज़ों पर फोकस करने की कोशिश की। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि जो हमारे साहित्यिक स्रोत हैं, लिटरेरी स्रोत हैं जो लिखे गए थे, उनसे हमें भारत के इतिहास के बारे में क्या जानकारी मिलती है। तो नेक्स्ट वीडियो का हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा साहित्यिक स्रोत, यानी कि जो लिटरेरी यानी कि जो लिखे गए हैं वो स्रोत क्या बताते हैं भारत के इतिहास के बारे में। आशा करता हूँ आज के जो टॉपिक हैं वो आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।